नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कुछ ही देर में जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। सरकार के ऊपर संगठन का मैसेज दे चुके हैं डिप्टी सीएम। दिल्ली में इस मुलाकात के क्या है मायने? नड्डा ने केशव को दिल्ली क्यों बुलाया? किस एजेंडे को लेकर हो रही है मुलाकात? साथ ही मुलाकात को लेकर क्यों फैलाई जा रही है अफवाह? तो कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सरकार के ऊपर संगठन का मैसेज देकर यूपी की सत्ता में खलबली मचाने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में इस मुलाकात को लेकर आगे आने वाली तस्वीर किस तरह की निकलकर सामने आती है। साथ ही मुलाकात को लेकर क्यों फैलाई जा रही है अफवाह? आखिर क्या है मुलाकात के पीछे का राज? तो दिल्ली में इस मुलाकात के क्या है मायने? सत्ता के गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। लखनऊ में होने वाली कार्य समिति की बैठक के बाद दिल्ली में डिप्टी सीएम को बुलावा भेजना के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार के ऊपर बताया, उसके बावजूद भी अब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लखनऊ में मुलाकात के बाद अब दिल्ली में मुलाकात को लेकर जो बुलावा भेजा गया है, उसको लेकर कई तरह की खबरें सियासी गलियारों में तैर रही हैं। तो आपको बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। लखनऊ में हुई कार्य समिति की बैठक के बाद एक बार फिर से बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में मुलाकात हो सकती है। जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, लेकिन लखनऊ से आने के बाद एक बार फिर से मुलाकात के पीछे क्या वजह है, इसको लेकर कई अटकलें, कई सवाल। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी आदित्य जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता रमन मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। आदित्य, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरह से कुछ ही देर में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इस मुलाकात को लेकर सवाल तो कई हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको, किस तरह की अटकलें और किस तरह की खबरें मुलाकात के बाद सामने आ सकती हैं? देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि जो वक्त बताया गया था, लगभग सूत्रों के अनुसार शाम के 7:30 बजे का वक्त था जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले थे। 7:30 बजे का ये वक्त बताया गया था, लेकिन यहाँ पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ अफवाहें भी फैल रही है। तो सवाल कई सारे यहाँ निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले, चंद दिनों की बात है कि जब 2-3 दिन पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रदेश के सीएम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम सांसद, मंत्री और पार्टी के बड़े चेहरे, चाहे बात करें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की या फिर अन्य लोगों की, सब लोग वहां मौजूद रहते हैं। तो प्रियंका, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ऐसी कौन सी बात थी जो केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में नहीं कर पाए, उन्हें दिल्ली आना पड़ा। और साथ ही आपको बताएं कि जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम के सूत्रों ने ये जानकारी ये भी दी है कि डिप्टी सीएम ने मिलने का वक्त पहले ले लिया था, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या बातचीत हो सकती है जो लखनऊ में नहीं हो पाई, और उस बातचीत को करने के लिए किस चीज पे, आखिर वो कौन सा मुद्दा रहा होगा प्रियंका, जिस पर मंथन करने के लिए डिप्टी सीएम को लखनऊ में मुलाकात के बाद, एक बैठक के बाद वापस दिल्ली आना पड़ा? जी बिल्कुल आदित्य, बड़ा सवाल है। हमारे साथ रमन मिश्रा भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जी रमन, जिस तरह से इस मुलाकात को लेकर कई सवाल लोगों के मन में पैदा हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अफवाहें जो साथ साथ चल रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी है आपके पास? जी रमन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो रमन का रुख करने की हम कोशिश करेंगे। आदित्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, जिस तरह से अफवाहों की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सवाल लोगों के मन में कौतूहल पैदा कर रहा है कि आखिर लखनऊ की कार्य समिति की बैठक के बाद, ठीक बैठक के बाद आखिर दिल्ली क्यों तलब किया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो अफवाहें भी चल रही हैं,
सरकार से ऊपर संगठन को करार दिया है डिप्टी सीएम ने। इस बयान के इस संदेश के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जी हाँ प्रियंका, आपको बता दें कि जब कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें जो है डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन होता है। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह भी कहा था जो आपका दर्द है वही हमारा भी दर्द है। तो ऐसे में जब 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश बीजेपी है उसमें पार्टी के अंदर जो प्रदेश में उत्तर प्रदेश बीजेपी में पार्टी के अंदर काफी तनातनी हो रही है। तो हो सकता है कि संगठन में कुछ काफी अहम बदलाव भी देखने को मिले, चाहे वो सरकार से जुड़े हैं या संगठन से जुड़े हैं। लेकिन ऐसा बयान देना और इस बयान के बाद काफी सियासत भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि आखिरकार ऐसी क्या बातचीत रही जो लखनऊ में नहीं हो पाई। लेकिन आपको प्रियंका एक और चीज बताते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रोकेंगे। हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुलाकात करने के लिए राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कार्य समिति की बैठक के बाद इस तरह से दिल्ली पहुंचे हैं, क्या कुछ मायने निकाले जाएं? क्या है इसके पीछे की वजह? तो मुझको लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं उनको अपना जो समाचार है उसको संशोधित करने की जरूरत है। अगर एक राजनेता दिल्ली आना जाना ये सामान्य प्रक्रिया का अंग होता है कि एक व्यक्ति चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई हो, वो लखनऊ में भी रहेंगे और आवश्यकता पड़ेगी दिल्ली में जाएंगे। बहुत सारे काम होते हैं उनको दिल्ली में, तो जाने की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको समाचार इसमें कहाँ बनता है? नहीं, लेकिन दिनेश जी लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बयानों की बौछार आ रही है, पहले संजय एक ऐसे बयान को जो हर नेता बोलता है उसको लोग मतभेद का नाम दे रहे हैं, ये अच्छा चीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केशव जी, माननीय ब्रजेश जी, सब में आपस में अच्छे संबंध हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी में और एक दूसरे के पूरक हैं। जो बीजेपी को नहीं समझता वो इसको समाचार बनाता है। कोई समाचार नहीं। केशव जी खाटी के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता है पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद से शुरुआत किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दोनों सब लोग एक साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक मजबूत प्रदेश बन रहा है और ये चलेगा। और जहां तक है कि कार्यकर्ता बीजेपी में संगठन बड़ा है, ये सामान्य सी बात मैं समझता हूँ कि माननीय अटल जी से लेकर और सारे बड़े नेता इस प्रकार के वक्तव्य उनके हमेशा आए हैं कि संगठन से बड़ा व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ा देश। नहीं, ठीक है दिनेश जी, लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ये माना जाता है कि अनुशासन वाली पार्टी रही है और एक अनुशासन हमेशा मेंटेन रखा जाता है। ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले डिप्टी सीएम का जो सरकार और संगठन की आप बात कर रहे हैं, अगर इससे मान भी लिया जाए तो जौनपुर के विधायक का जो बयान सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति डावाडोल है और 27 तक और खराब होगी, उसके साथ ही साथ पूर्व मंत्री ने यह भी बयान दिया है कि 42 साल में इस तरह की कानून को लेकर स्थिति नहीं देखी। इन पर क्या कहना है आपका? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे कह दिया कि 2027 में पहले से अधिक बहुमत से आना और मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया। अब 2/3 नहीं 3/4 के लिए सरकार काम करेगी और सब एकजुट होकर अच्छा काम प्रदेश में कर रहे हैं। इस प्रकार की ना तो अफवाहों का कोई स्थान है और न ही इस प्रकार के भ्रम में रहने की जरूरत है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 2 सीटों से बढ़कर आज 22 प्रदेशों में उसकी सरकार है और आज सबसे ज्यादा संसद सदस्य, सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के ही हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमने 41% से ऊपर मत पाया है। जो हमने 2022 में जितने मत पाए उतने ही पाया है। समाजवादी पार्टी आज भी हमसे 8% से ज्यादा पीछे 33% कुल पाया, वो नंबर 2 की पार्टी हुई, अब नंबर 1 की पार्टी हुए। इसमें चर्चा का स्थान कहाँ है? ये सीट का इक्वेशन लोकल लोकसभा वाइज जो है वो फेवर और अगेंस्ट जाता रहता है। उसके कारण जो सीटों की जीत का अंक गणित है वो पिछली बार हमारे फेवर में था, आपकी बार हमारे फेवर में नहीं रहा। तो उस चीज को हम अच्छा करेंगे और फिर से एक नया लक्ष्य बनाकर हम काम करेंगे। जहाँ नेताओं में अब मेरी बात सुनिए, अपनी बात कहने के बजाय आपने हमको कहा है ना, सुनिए, जो भाजपा के नेता हैं सब एक पूरक हैं और सबका विश्वास अपने केंद्रीय नेतृत्व पर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर
अपने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर है। अब किसी को भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दिनेश जी, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, मुलाकात होने वाली है। देखते हैं कि मुलाकात के बाद क्या कुछ खास निकल के सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए। और लगातार आपने देखा कि राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से बातचीत हमने की। साफ तौर पर उनका कहना है कि संगठन में इस तरह की बातें होती हैं और मुलाकात सामान्य बातचीत है और कुछ खास बड़ी बात इसमें नहीं है। लेकिन हमारे साथ लखनऊ से रमन मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। जी रमन, आपने सुना दिनेश शर्मा जी का क्या कुछ कहना है। उनका साफ कहना है कि लोग अपनी बात रख सकते हैं और ये सामान्य प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में। बिल्कुल, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी ने जो इसमें कई बातें अपने बयान में कही, चाहे अनुशासन की बात रही हो और चाहे अटल जी का वो बयान रहा हो कि संगठन बड़ा होता है, संगठन से बड़ा देश होता है, और वो केशव प्रसाद मौर्य के बयान को पुराने बयानों से जोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिनेश शर्मा जी ने कहा कि जो भाजपा को जानते हैं वह जानते हैं कि सभी में, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री, सब में अच्छा तालमेल है। लेकिन हकीकत कुछ और है। जो भाजपा को अच्छे से जानते, उन्हें पता है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में कैसे तालमेल है और तीनों की कार्यशैली और तीनों कैसे काम करते हैं। ऐसे में बात रही केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात की, तो ये खास इसलिए बन गई क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद आए हुए थे। यहाँ पर मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सबके साथ उन्होंने बैठक करी, कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठक की और 2027 के लिए ताल भी ठोकी। लेकिन अब 2 दिन बाद में ही केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। अब वो किस लिए मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ ऐसी बातें थी चुनाव हार की जो समीक्षा हो रही है उसमें जो वो बीच बैठक में नहीं कर सके, वो अकेले में बताना चाहते थे, या फिर उनका निशाना प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है या सीएम की कुर्सी पर है, इसकी कयास लगातार लगाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में भाजपा को बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगा, उसके बाद में ओबीसी जो फेस मांगा जा रहा है, माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आला कमान कोई ओबीसी चेहरा चाहता है। और केशव प्रसाद मौर्य जो 2017 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, अब हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि अब मौका है उनका सपना पूरा होने का, जिसके चलते अब वह मुलाकात करने पहुंचे हों। जी बिल्कुल, तो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि दिनेश शर्मा जिससे जब बातचीत हम लोगों ने की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सभी नेता एक हैं और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं। पूर्व में जिस पद पर अभी केशव प्रसाद मौर्य हैं उसी पद पर वो भी रह चुके हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में जब तक कोई ऐसा औपचारिक बयान, औपचारिक ऐलान पार्टी का नहीं होता तो वो तो हमेशा कहेंगे कि पार्टी एक है, संगठन एक है, सबका तालमेल है। लेकिन अंदर खाने से जो खिचड़ी पक रही है ये सियासी गलियारे में किसी से छिपा नहीं है। चाहे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो भी राजनीति के जानकार हैं, सबको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो कोल्ड वॉर चलता रहा है उसके बारे में पता है। हालांकि 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जो केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे, उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य की बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डाउन हो गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कई कैबिनेट बैठक और उनकी कई बैठकों में उप मुख्यमंत्री उनके आदेश देने के बावजूद नहीं पहुंचे, उसके बाद से ही माना जा रहा था केशव प्रसाद मौर्य कोई ना कोई खिचड़ी अंदर से जरूर पका रहे हैं। जी, और अब रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षक, योगी सरकार का बड़ा फैसला। शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को किया गया स्थगित। शिक्षकों के विरोध के बीच बड़ा फैसला। मुख्य सचिव के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद लिया गया फैसला। बीती 8 जुलाई को लागू की गई थी व्यवस्था। शिक्षक लगातार कर रहे थे इसका विरोध। शिक्षकों को लेकर इस वक्त की अहम जानकारी। शिक्षक लगातार विरोध करते हुए शिक्षकों का प्रदर्शन। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद
माना जा रहा है कि वापस लिया गया है फैसला। मुख्य सचिव के साथ बैठक कर वापस लिया गया फैसला। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ शिक्षकों ने किया था प्रदर्शन। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। इसमें अब एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें अधिकारियों के साथ ही साथ शिक्षाविद भी होंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि बीती 8 जुलाई को ये व्यवस्था लागू की गई थी। तब से शिक्षक लगातार इसका विरोध कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा और उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताई है। तो 8 जुलाई से लागू डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, अब इस पूरे मामले में सरकार ने अपने इस फैसले को वापस लिया है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। तमाम शिक्षाविदों के साथ ही साथ महत्वपूर्ण लोग इस कमेटी पर काम करेंगे और उसके बाद में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हालांकि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का भारी विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किया गया है। और हमारे साथ विनय कुमार तिवारी शिक्षक जुड़ चुके हैं। जी विनय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जिस तरह से डिजिटल अटेंडेंस को अब योगी सरकार के द्वारा वापस लिया जा चुका है, इसके बाद क्या कुछ कहना है आपका और आगे के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर खास तौर से? जी, मैं सर्वप्रथम तो शिक्षकों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी लोकप्रिय सरकार को आभार व्यक्त करते हुए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं का संज्ञान लिया। लेकिन मात्र ये आदेश स्थगित कर देने से हम लोगों की जो समस्याएं थी, जिसे हम लोगों ने अपने आंदोलनों में उठाया, सरकार तक पहुंचाया, वो खत्म नहीं हो जाती। अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार को अपनी बातों में इधर उधर फंसाते रहते। हमारे प्रतिनिधियों के साथ जब तक वार्ता की टेबल पर बैठ के सार्थक वार्ता नहीं होगी, तब तक समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार ने शिक्षकों की समस्याओं को जिस तत्परता के साथ समझा है और एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया है, उसे वो अतिशीघ्र अमली जामा पहनाएं और जो हमारी वाजिब समस्याएं हैं उनका निदान करें, जिससे शिक्षक चिंता मुक्त होकर विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से करते रहे। जी बिल्कुल। विनय जी, ये जो व्यवस्था लागू की गई थी डिजिटल अटेंडेंस की, इसमें वो कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर शिक्षकों की आपत्ति थी? सर्वप्रथम तो इसका व्यवहारिक पक्ष नहीं सुना गया। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं। ऐसे में ये समस्या आ रही थी कि जब इसको लागू किया गया, हमारे प्रतिनिधियों के साथ ना तो वार्ता की गई, ना हम सबको विश्वास में लिया गया। तमाम समस्याएं ग्राउंड लेवल पे हैं, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो ऐसी नहीं है कोई शहरों जैसी। हमारे ग्रामीण अंचलों में विद्यालय हैं, दूर दराज क्षेत्रों में है, तमाम जगह पे सड़क नहीं है, तमाम जगह नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, तमाम जगहों पे बाढ़ आ जाती है। समस्या इस बात की थी कि जब व्यवहारिक पक्ष नहीं सुना जाएगा, राज्य कर्मचारियों की भात में सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, मात्र 14 सीएल में पूरे वर्ष में शिक्षक कैसे अपना काम चलाएगा? ना तो हमें हाफ सीएल की व्यवस्था है, ना हमें ईएल दी जा रही है, ना हमें राज्य कर्मचारियों की भात कैशलेस चिकित्सा दी जा रही है। एक तरफ जहां सरकार शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करते हुए कहती है कि शिक्षक समाज का दर्पण है, देश को गढ़ने में, आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका है, देश को विश्व गुरु बनाने में इसकी भूमिका है, वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं की जब बात आती है तो शिक्षकों को उससे वंचित कर दिया जाता है। ये तो जो दोहरा मापदंड अपनाया जाता है हम लोगों के साथ, इससे समस्या होती है। जी बिल्कुल विनय जी, तो फिलहाल तो आपके लिए खुशी की बात है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में आपकी मांगों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। खैर कोतवाली परिसर में हंगामा, पुलिस ने महिला की नहीं सुनी फरियाद। महिला ने की सुसाइड की कोशिश,
करीब 5 मिनट आग से जूझती रही महिला को सीएससी के हायर सेंटर किया गया रेफर। पुलिस महिला के बेटे पर लगा रही है आरोप। महिला के बेटे को हिरासत में लिया गया। खैर कोतवाली परिसर की लाइव घटना, तो झकझोर कर देने वाली तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। किस तरह से महिला ने खुद को आग लगाई है, सुसाइड करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि महिला की शिकायत नहीं सुनने पर यह फैसला महिला ने लिया। खैर कोतवाली परिसर की लाइव घटना तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता मोहम्मद शहनवाज जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद शहनवाज, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं। महिला यहाँ पर पूरी तरह से जलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ मामला था और इस समय महिला की क्या स्थिति है? देखिए, पूरा मामला महिला का आरोप था कि उसके द्वारा पारिवारिक मामले में लेकर पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि पुलिस ने जब महिला की कंप्लेंट की तो महिला की कंप्लेंट पर पुलिस ने छेड़छाड़ और मारपीट में मुकदमा दर्ज कर दिया था और मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। लेकिन महिला का कहीं न कहीं आरोप था कि पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की जो वो कार्रवाई चाहती थी। उसी के तुरंत लगातार महिला थाने को चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की महिला की कोई मदद नहीं की। उसी के चलते आज महिला फिर से थाना परिसर क्षेत्र में पहुंची है और अपने बेटे को लेकर के जाती है और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की बात करती है। इसी दौरान महिला के अंदर आग लगते थे पुलिस कर्मियों में भगदड़ लग गई। हालांकि जब एक थाने से बाहर आया तो उसमें साफ तौर पर देखा गया कि महिला की जो 22 वर्षीय बेटा था उसी ने लाइटर के माध्यम से महिला को आग लगा दी। महिला पहले से ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आई थी और थाने में उसके द्वारा पुलिस ने कहा गया कि अगर इस मामले को लेकर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वह आग लगा देगी। इसी दौरान पुलिस आप सीसीटीवी माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसके बाद उसके बेटे ने लाइटर से उसमें आग लगा दी और इस आग से महिला लगभग 5 मिनट तक जूझती रही। उसके बाद पूरा थाने में अवकाश होते लगातार पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने का प्रयास किया। उसके दौरान से महिला को तत्काल ही सीएससी ले आया गया, जहाँ डॉक्टर के द्वारा महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसकी गंभीर हालत से अलीगढ़ के हायर सेंटर जेल में। जी शहनवाज, महिला की स्थिति की बात करें तो फिलहाल महिला की क्या स्थिति है? देखिए, उपचार के लिए गारंटी भेजा जाता है, जो उपचार के दौरान महिला की मौत हो चुकी है और मौत की पुष्टि एसपी ग्रामीण प्रभात बंसल के द्वारा की गई है। प्रभात बंसल का कहना है कि महिला के उपचार के दौरान हमारे द्वारा पंचनामे की कार्रवाई करने के बाद महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले में जिस तरह से महिला की मौत की खबर आप बता रहे हैं, क्या परिवार की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? जी, परिवार की तरफ से पहले से एक कंप्लेंट दी गई थी और उस पर एसएसपी संजीव कुमार का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनको कोई परेशानी थी तो वह हमसे मिलते, हम तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करते। अगर उनको लगता था कि उनके साथ जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई पूरी नहीं की तो उसके बाद वो कार्रवाई हमारे द्वारा आगे बढ़ाई जाती। लेकिन जिस तरीके से महिला ने इस निर्णय को लिया और आग लगाकर उसमें इस कार्रवाई के तहत तो कहीं न कहीं बात महिला की मौत के बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन ने तत्काल महिला की सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं प्रशासन के मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई भी जुटाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा महिला के बेटे को हिरासत में ले गया और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके बाद उसने क्या करा। लेकिन बात करें एसपी ग्रामीण को साफ तौर पर बताया गया कि महिला का पारिवारिक विवाद था और एक जमीन को लेकर महिला उन पर कार्रवाई करना चाहती थी। हालांकि इस तौर पर पुलिस ने साफ तौर पर बताया कि पुलिस ने मामले में छेड़छाड़ और शहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।